जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. This is Khalabid here. वालेकुम जी, Mahabara, welcome here. I welcome you all once again अस्सलाम. in थैंक यू. the second part of our first lecture. That was around respiratory medicine. So this module is all around clinical medicine, or there is a shortest description of this module. So yeah, last time हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमारे पास respiratory medicine हमने पढ़ा था. अगर कोई क्विकली बता दे कि लास्ट टाइम हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी एंड वी रेड अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. इफ एनीवन कोई भी अगर उसको रिवाइज कर सके विद इन 1 to 2 minutes, only then we will proceed ahead. May I? Hello, may I? Yeah, yes ma'am, for sure, please. Sure. सबसे पहले हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी मेडिसिन मतलब टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लंग्स की स्टडी करते हैं और उस पर हमने पढ़ा था कि लंग्स जो है वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है हमारे हार्ट से. ठीक है. और इसकी जो लोकेशन है वो ये चेस्ट कैविटी मतलब थोरेसिक कैविटी में है और ये रिब से एंगेज्ड हुए हैं. उसके बाद ये जिस मैकेनिज्म पे काम करते हैं दैट इज बॉयल्स लॉ, और जो हम सब ने पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट, और जो इनकी नर्व वो आती है, नर्व की जो आती है इनको लाइक व्हाट वी वुड से कि हम जो इनका रेगुलेशन नर्व ऑफ की सप्लाई रेस्पिरेशन. आती है. हाँ, जी रेगुलेशन जितना होती है इसकी वो के मेडुला में इसके 3 पार्ट्स हैं. मेडुला में डीआरजी जिसको हम कहेंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी, और वीआरजी जो है वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स. और इसमें क्या इसके जो डॉर्सल है वो मेनली इन्वॉल्व होता है नॉर्मल ब्रीदिंग में, जो हम रेस्ट पे ब्रीदिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्वाइट ब्रीदिंग. और जो वीआरजी है दैट इज इन्वॉल्विंग फोर्स्ड ब्रीदिंग या फोर्स्ड एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होता है. और तीसरा जो है वो होता है नियोस्टिक सेंटर, जो कि इन दोनों में से एक को रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, तो जो डीआरजी है वो डॉर्सल पार्ट ऑफ मेडुला में है, वीआरजी जो है वो वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला में है, एंड द थर्ड वन जो नियोटेक्सिक सेंटर है वो कंट्रोल करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है. और इसमें ये है कि जो इंस्पायरेशन होती है वो इस तरह होगी कि उसको यहाँ से डीआरजी से सप्लाई आती है पेसमेकर दैट इज, और वहां से वो उसको 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन के लिए सप्लाई आती है. जो मसल्स हैं इंस्पायरेशन के इन्वॉल्व वो ये हैं कि एक है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरे डायफ्राम के मसल्स हैं. तीसरे और भी मसल्स होते हैं लेकिन वो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में इस्तेमाल होते हैं. और ये जो मसल्स हैं ये रिब केज को अपवर्ड मूव करेंगे और जो डायफ्राम है उसको डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट वो हमारे लंग्स में मूव करेगी, बिकॉज एयर का मूवमेंट का यही तरीका कि वो हाई स्लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. नेक्स्ट, अब जब ये मूव करेगी तो वो रिब केज के साथ जो इसकी लंग्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं, पैरेटल मेम्ब्रेन और विस्टल प्लोरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो साथ अटैच होती हैं रिब्स और डायफ्राम के. अब जब रिब्स और डायफ्राम मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो मेम्ब्रेन्स भी साथ मूव कर जाएंगी, जिसकी वजह से जो है लंग्स वो एरिया ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट ये है कि जो वो ये सॉरी एक्सपायरेशन किस तरह होगी कि जो रिकॉइल करेंगे मसल्स और एक्सपायरेशन हो जाएगी. और इंस्पायरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड्स है और जो एक्सपायरेशन टाइम ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड्स है. उसके बाद वो साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है. और इस तरह जो वीआरजी है वो फोर्स्ड में इन्वॉल्व है, जिसमें नॉर्मली जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो एब्डोमिनल रेक्टाई है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं. बस यही है. ओके जी, थैंक यू सो मच अस्मा. ओके, अगर कोई और इसमें कोई चीज ऐड करना चाहे, अस्मा ने अगर कोई पॉइंट मिस किया हो, if Mapara would like to add something or if Mahwish wants to add something, so they can. जी, अस्मा अस्मा ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है. जी जी, सॉर्ट ऑफ आपने पेसमेकर का बताया था. जी हाँ बिल्कुल, एक पेस मेकर का भी बताया था और वो थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया. सो ठीक है, तो हम लोग जो है आज हम स्टार्ट करेंगे. महापार अगर आप क्विकली हमें बता दें कि व्हाट इज पेस मेकर और हमारे पास रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में कोई पेस मेकर इन्वॉल्व है या नहीं है. पेसमेकर सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन में जाते हैं और वो इनिशिएशन होते हैं इम्पल्सेस के. जी हाँ बिल्कुल, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं.
आई गेस मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें सारी क्लियर हैं, और लंग्स की ये थोड़ी बहुत एनाटॉमी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि वी हैव अ हाइलम हियर और विजुअल एंड पैराइटल प्लूरस एंड द डायफ्राम, लाइक हाउ आर दे अटैच्ड. सो आई होप ये हमारी थोड़ी क्लिनिकल एनाटॉमी थी. इसको डिस्कस करने इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ी क्लिनिकल फिजियोलॉजी समझानी थी, और फिजियोलॉजी ऑल टुगेदर रिलेटेड विद एनाटॉमी वो आपने देख लिया है कि और ये स्ट्रक्चर जिस तरह से अरेंज थे वो उसी तरह से थे जिस तरह से फंक्शनिंग हो रही थी. आज हम इसी को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे. अगर मैं आपको समरी प्रेजेंट कर दूं, लास्ट टाइम हमने क्वाइट ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था, फोर्स एक्सपायरेशन के बारे में हमने इतना नहीं पढ़ा था. उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि हमारे पास जैसे इंटरकोस्टल मसल्स मौजूद हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे पास नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल हमारे पास फोर्स्ड ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं. What actually do they do in the forced breathing वो हमने नहीं डिस्कस किया था. इंशाल्लाह we will discuss this today. एंड दूसरा आई होप कि हमारी रिब्स के साथ ना अभी बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं. अब फोर्स एक्सपायरेशन में हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो इनर मोस्ट इंटरनल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, कलेक्टिवली इसको हम इंटरनल इंटरकोस्टल ही बोल देते हैं. इंटरनल इंटरकोस्टल के साथ साथ हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं फोर्स एक्सपायरेशन में. फोर्स एक्सपायरेशन हम किन सिचुएशंस में करते हैं? एक्सरसाइज में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बहुत लेबोरियस काम कर रहे हैं, ओके, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव या रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, लंग्स मसल्स अगर आपके नॉर्मल वर्किंग नहीं कर रहे और रिस्पायर या इंस्पायर या एक्सपायर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, तो नॉर्मली आपकी एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होती है. लेकिन अगर मसल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो एक्टिव प्रोसेस बन जाता है. फोर्स्ड एक्सपायरेशन नॉर्मल ब्रीदिंग से किस तरह से मुख्तलिफ है? वो इस तरह से कि आपकी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारे पास, आई होप ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है. इसमें इनहेलेशन में मैंने आपको बताया था हमारे पास डायफ्राम इन्वॉल्व है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है. बस मैंने यही बताया था. आई होप कि हमारे पास और एक्चुअली दो मसल्स इन्वॉल्व है आपकी इंस्पायरेशन में. लेकिन जब आप फोर्स्ड, ये तो आपकी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है, लेकिन जब आप फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं तो फोर्स्ड ब्रीदिंग में ये मसल्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं. उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि वहां आपकी एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस में आ जाती है. नॉर्मली आपका एक्सपायरेशन हवा को बाहर निकालना इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है, लेकिन फोर्स ब्रीदिंग में ये एक्टिव प्रोसेस है. सिर्फ ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है. बाकी जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो वही के वही इन्वॉल्व होंगे. इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इन्वॉल्व होंगे, डायफ्राम होगा, और आपके जो रिब्स के इंटरनल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल. और अब एक्सपायरेशन में कौन से इन्वॉल्व होंगे आपके? तो वो इंटरनल इन्वॉल्व होंगे, और इसके साथ हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होंगे. तो आई होप कंफ्यूजन नॉर्मल वाले में, नॉर्मल ब्रीदिंग में इंटरनल और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों इंस्पायरेशन एक्टिव होती है, एक्सपायरेशन पैसिव होती है. जी जी बिल्कुल. नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायरेशन पैसिव है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि देखें लंग्स तो कुछ करते ही नहीं है. यहाँ पे भी हो क्या रहा था, हमारे पास ये रिब केस कैसे मूव कर रहा था. लाइक रिब केस जो आपका इनहेलेशन में हमने डिसाइड किया था कि ये अप एंड आउट मूव करता है. ये अगर आप देखेंगे इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे पूरा रिब केस आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है. तो वो सिर्फ हो इसीलिए रहा था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और आपके ये मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. तो उनकी वजह से हमने इस पूरे इनहेलेशन के प्रोसेस को एक्टिव बोल दिया था. और उसके बाद जब ये मसल्स रिलैक्स कर गए थे डायफ्राम के और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो व्हेन दे रिलैक्स्ड, तो रिलैक्सेशन में हुआ ये था, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो रिब केस अपवर्ड मूव कर गया था. फिर वो रिलैक्स करे तो पोजीशन पे वापस चले गए. तो जब पोजीशन पे वापस चले गए तो ऑटोमेटिकली जो लंग्स पे प्रेशर था वो बढ़ गया. यहाँ इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम और इंट्राथोरेसिक प्रेशर की बात की थी, तो इनके रिब केस के अपवर्ड मूव करने से नेगेटिव प्रेशर यहाँ आ गया था, और जब ये वापस रिलैक्स कर गए तो लंग्स को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्रेशर आ गया था. तो पॉजिटिव प्रेशर इट्स मीन हाई प्रेशर कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, तो वो एयर ऑटोमेटिकली एक्सहेल हो गई थी. तो आई गेस अब जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दी है, ये जो एक्सप्लेनेशन दी है, उसमें मैंने आपको बताया ही नहीं कि एक्सहेलेशन में कोई मसल इन्वॉल्व है. एक्सहेलेशन हम कोई इंटेंशनली कर रहे हैं, ये कोई नर्व सिग्नल आ रहा है एक्सहेलेशन के लिए, ठीक है. तो एक्सहेलेशन तो ऑटोमेटिकली हो गई है, तो इसलिए हमने इसको पैसिव प्रोसेस कह दिए कि आपको कोई खास दिक्कत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ मसल से रिलैक्स करके गए हैं. और चूंकि वो हमारा इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो फिर एयर हवा जो है वो बाहर मूव कर जाती है.
तो ये हमारी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग थी और इसीलिए एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस था, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसी की बिना पे इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस था। आई होप अगर थोड़ी सी भी एम्बिगिटी होगी वो अब नहीं है। क्लियर नाउ। जी थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी कोई एम्बिगिटी है आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं क्लियर है जी थैंक यू। अच्छा नीचे मैंने ये कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल चूंकि आज हम फोर्स कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर कर लें फोर्स ब्रीदिंग को भी आज। तो फोर्स अच्छा नॉर्मली एक्सपायरेशन में मैंने आपको बताया कि आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपका देखें अब चीजें अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे तो फिर ही बाहर जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ज्यादा होगा बाहर कम होगा तो ही मूवमेंट होगी। तो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है एक्सपायरेशन के दौरान, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम कम होता है प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप वो सारा बॉयज लॉ रिकॉल कर लें अपने माइंड में, तो जो हमारे पास प्रेशर होता है ना वो अगर न्यूमेरिकली या मैं क्वांटिटेटिवली कहूँ तो +1 से +3 होता है, ठीक है। और इंस्पायरेशन में आपके पास प्रेशर कम होता है तो उसका जो डिजिटल या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -1 से -3 होती है। लेकिन अगर यही ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के मैंने बात की है, यहाँ मैंने प्रेशर को डिक्लाइन किया है वो आपको पता है, और एक्सपायरेशन में प्रेशर बढ़ा है, कितना बढ़ा है मैंने ये बताया। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करने की जरूरत ही क्या थी मुझे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल फिगर्स तो ये तो क्रैमिंग वाली बात होती है। व्हाट आई रियली वांट टू डिलीवर विद द हेल्प ऑफ दीस फिगर्स वो सिर्फ ये कि आई रियली वांट यू गाइस टू रियलाइज कि अगर आप देखें फोर्स इंस्पायरेशन हो तो एक बात बताएं, हमारे पास इंस्पायरेशन में इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया था या कम हुआ था क्विकली? बढ़ गया था। वॉल्यूम बढ़ गया, बढ़ गया था वॉल्यूम बढ़ गया जी। और प्रेशर हमारे पास प्रेशर कम हो गया था, नेगेटिव प्रेशर। जी ठीक है। अब ये देखिएगा नेगेटिव प्रेशर आपको यहाँ बता ही रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास इंस्पिरेशन फोर्स्ड है और फोर्स एक्सपिरेशन में आपको पता है हम ज्यादा जोर से सांस लेते हैं। आपको याद है कि मैंने आपसे एपनियोसिस पे डिस्कस किया था हम। अच्छा फोर्स में ये होता है कि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, और डीप ब्रीदिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है एयर को अकोमोडेट करने के लिए। अगर इतना ही प्रेशर आपको फॉर एग्जांपल फोर्स ब्रीदिंग लेबोरियस वर्क में ही क्यों स्टिमुलेट होती है, आपको आप वहां नॉर्मली आपकी रिक्वायरमेंट पूरी क्यों नहीं होती? जब आप बहुत टास्क हेवी कर रहे हैं या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, किसी भी वजह से बहुत फास्ट है, इवन आप फीवर में अगर हैं, पेन है, आपका इमोशनल सेंटर ट्रिगर हुआ है, उस वक्त आप बहुत गैस्पिंग इंस्पायर करते हैं। जी जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है। नहीं क्लियर है जी ठीक है। सही है। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बता रही हूँ कि जो आपकी फोर्स ब्रीदिंग है उसमें आपको हवा ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब आपको प्रेशर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेडियंट जितना ज्यादा डेवलप करेंगे उतनी ही एयर ज्यादा अंदर मूव करेगी। अब हमारे पास फोर्स में होता है कि यहाँ पे -3 यहाँ -25 कम हो जाता है। और अगर आप एक्सपायरेशन में देखें तो एक्सपायरेशन फोर्स्ड अगर हो तो उसमें आपका प्रेशर जो इंक्रीज होता है यहाँ नॉर्मली +3 है, ये +30 तक चला जाता है। तो जो प्रेशर डिफरेंस वो इतना ज्यादा हो जाता है। अब प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा हुआ था तो हमने मैक्सिमम एयर हम अकोमोडेट कर लेते हैं। इतना डिक्लाइन प्रेशर में आने ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो गया है, इसलिए तो प्रेशर आप देखें नॉर्मली कहा -3 और फोर्स में कहा -25। इट्स सब्सटेंशियल डिफरेंस, हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इट्स रियली इंडिकेटिंग कि थोरेसिक वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आप मैक्सिमम एयर इनहेल करते हैं, मैक्सिमम एयर अकोमोडेट करते हैं। Why does it actually happen? So आप लोगों ने यहाँ देख लिया होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ओके। सो ये मैंने यहाँ इंडिकेट करना था। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही थी ये हमारी एक समरी है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास आई होप आपको न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर ये हमारे अपर पॉन्स में लोअर पॉन्स में, और ये हमारा DRG है, ये VRG है, और इसके साथ ये कीमो रिसेप्टर्स हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं। इससे पहले मैं अभी जो बात करी थी आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं कि फोर्स ब्रीथिंग आपकी वॉल्यूम इतना ज्यादा कैसे? जी जी हाँ जी हाँ जी मैंने कहा वॉल्यूम इतना ज्यादा कैसे हो जाता है? जी हाँ मैं यही तो आपसे पूछना चाह रही थी, आप लोगों ने किसी ने पूछा भी नहीं। और मैं यही कह रही थी कि हमारे पास जो है ना लाइक फीवर में आपकी रेस्पिरेशन बहुत बढ़ जाती है, एक्सरसाइज के अलावा आपका ब्रीदिंग रेट पेन में बहुत बढ़ जाता है। ये सारी सिचुएशन है जहाँ आपका वो वाले सर्कमस्टांसेस जहाँ आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने ये पूछा भी नहीं कि वेल इन सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता क्यों, ठीक है।
और अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो ही जाता है तो उसका इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम से क्या रिलेशन है और इंट्राथोरेसिक प्रेशर से क्या रिलेशन है। पहले मैं हमारा का क्वेश्चन आंसर करूंगी, उसमें हमारे पास ये है कि इतना ज्यादा प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत बढ़ गया। वो इसीलिए जो मैंने आपसे एक्टिव मसल्स बताए थे ना, जो नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो अब पार्टिसिपेट करते हैं फोर्स ब्रीदिंग में। मैं अगर आपको सारे मसल्स दिखाऊं फोर्स ब्रीदिंग के, आई विश आई कुड हैव देम हियर। सो या हियर इज इट। आप ये देखें, ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है। आई गेस ये पिक्चर पूरी नहीं आई और मेरे लैपटॉप में पिक्चर ओपन है, अभी मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूं, लेटर ऑन आई विल शो यू गाइस। और ये हमारे पास इसको हम इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक कहते हैं और ये एक्सटर्नल न्यूमेरिकल जार्गन्स हैं, थोड़े से ऐसे ही मेमोराइज करने पड़ेंगे। जो मैं यहाँ बताना ये चाह रही हूँ कि हमारे पास जो मैंने यहाँ पे बात की थी फोर्स ब्रीदिंग में, अब पार्टिसिपेट करेंगे ये वाले मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, खाली ये नहीं। और ये पार्टिसिपेट भी एक्सपायरेशन के लिए करेंगे, ये भी मैंने बात बोली थी। इनके साथ साथ एब्डोमिनल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एब्डोमिनल मसल में एब्डोमिनस रेक्टस होता है बेसिकली, वो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि एब्डोमिनस रेक्टस होता कैसा है। ये रेक्टस एब्डोमिनस है, ये एक पूरा मसल है जो नॉर्मली सिक्स पैक के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो ये पूरा मसल होता है, ये पूरे, और इसका ऑरिजिन जो होता है वो हमारे यहाँ पे इलियक आर्च होती है, उसके साथ अटैच होता है। और अगर आप यहाँ देखें तो इसका इंसर्शन होता है यहाँ पे स्टर्नम के साथ, लाइक आई गेस फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स 5 to 10 होती हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। तो और बाकी इसके साथ इंटरनल ऑब्लिक भी, ये वाले सारे मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ये सारे मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, अब मजे की बात ये है, अब आपके ये वाले मसल्स ना अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक, अगर आप मेरे हाथों की मूवमेंट तो नहीं देख सकते, अगर मेरी साउंड इंटरप्ट करे तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक और इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक, मैं क्विकली एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी सिर्फ, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। अगर आप अपनी पॉकेट्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो आपने शर्ट अभी पहनी होगी उसकी साइड पे अगर पॉकेट्स हो, तो अपने पॉकेट्स में हाथ डाले तो आपके हाथों की मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन आती है, ऐसे ही। ठीक है, तो सिमिलरली आपके एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक ऐसे ही ओरिएंटेड है, ये आप देख रहे हैं पूरा एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक ये ऐसे ही ओरिएंटेड है, टूवर्ड्स मिड लाइन आता है और आपके नीचे एब्डोमिनल एरिया पे मोर प्रीडोमिनेंटली आता है। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस तो अटैच है ही है। अगर हमारा लाइव सेशन होता तो मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखा देती। खैर, तो उसके साथ अब ये एक्सटर्नल इस तरह से, अच्छा एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अलग हैं, ये एब्डोमिनल ऑब्लिक अलग है, कंफ्यूज नहीं करना। हमने वो सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग में पढ़े थे, आज हम फोर्स ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं। फोर्स ब्रीदिंग को मैं क्विकली कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसके लिए आपको मसल्स बता रही हूँ कि उसमें आपका महाभारत का क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें आपका इतना वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है। तो वो एडिशनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें मैं आपको सिर्फ अभी मसल्स की पहचान करा रही थी, बिकॉज वी गाइस लैग इन एनाटॉमी, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ा इन पे। अब मैंने वहां पे आपको बात बताई थी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखिएगा सिमिलर डायरेक्शन में अरेंज नहीं है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये मेरे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इस तरह से अरेंज है और ये इस तरह से अरेंज है, बोथ लाइक 90 to 45 डिग्री के एंगल पे ऑपोजिट होते हैं टू वन अनदर। आप लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, अगर आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक टुवर्ड्स मिडलाइन आता है तो इंटरनल अवे फ्रॉम मिडलाइन जाता है, वो ये इस तरह से। ये आपका इंटरनल ऑब्लिक इसने यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें आपको आता है पॉकेट्स में अपने हाथ डालें या पॉकेट से बाहर निकाल लें और ऑपोजिट साइड पे लेके जाएं तो आपका इंटरनल ऑब्लिक होगा। और ये हमारे पास ट्रांसवर्स ऑब्लिक होता है, बिकॉज स्लाइड्स आई गेस पिक्चर जीपीजी में था तो स्लाइड्स में पूरा कैप्चर नहीं किया। तो हमारे पास ये जी जी जो एक्सटर्नल है वो तो टुवर्ड्स मिड लाइन है और जो इंटरनल है अवे फ्रॉम मिड लाइन है। जी, वो अवे फ्रॉम मिड लाइन जाते हैं। ये देखिएगा, ये इस तरह से, दिस हाउ, जैसे मेरा ये कर्सर मूव। ठीक है, ठीक है, तो छोटा सा ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और डायरेक्शन इनकी इस तरह से होती है। ये एरो जो है वो सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, एरो से कंफ्यूज नहीं करेगा मसल्स के मूव या डायरेक्शन को। अलाइनमेंट इनकी ऐसी नहीं है, अलाइनमेंट इनकी ऐसी है। आप ही इनको जो सिग्नल भेजते हैं वो न्यूरॉन्स भेजते हैं, कोई केमिकल्स भेजते हैं? Oh, that's another amazing question. Exactly. हम इसी का न्यूरोलॉजिक, इसका भी न्यूरल मैकेनिज्म में डिस्कस करने चाह रही थी
कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यहाँ पे भी हमारे पास यही होता है। अच्छा वीआरजी हमने डिस्कस किया था, मजे वाली बात। अब वीआरजी में अच्छा आज हम सारे से कनेक्टेड वे में पढ़ेंगे, आप लोग इसको बाद में आई होप डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे, आई विल कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, सो आई होप हमारा लेक्चर कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह इसी तरह से। सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये वाले मसल्स एक्चुअली इन्हें स्टिमुलस कहाँ से आता है? ऑटोमेटिकली तो ट्रिगर नहीं हो सकते, बिकॉज हमने पढ़ा है कि स्केलेटल मसल वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो आपके किसी पेसमेकर की तरह नहीं है ना, इनमें तो ऑटो रिथमिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, सही है जी। या तो दे रिक्वायर पर्टिकुलर स्टिमुलस। अब इनको स्टिमुलस कहाँ से जाता है? अच्छा ये डीआरजी तो हमने ये पढ़ लिया था, और मैंने आपको ये बताया था आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, और अपर जो मेडुलरी पार्ट है उसमें आपके ये डीआरजी होते हैं, और ये डॉर्सो ये इसको मीडियली भी कहते हैं और पोस्टीरियरली या डेफिनेटली, और ये मोर एंटीरियरली होते हैं। अगर मैं एनाटॉमिकल लोकेशन बताऊं तो डॉर्सो मीडियली ये रेंज होते हैं और एंटेरोलेटरली ये रेंज होते हैं। ये आपका जो मैं ये कर रही हूँ ये वीआरजी है। अब यहाँ पे वीआरजी पार्टिसिपेट करता है, और वीआरजी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर डीआरजी में खाली इंस्पायरेटरी है तो वीआरजी में इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी दोनों मौजूद होते हैं या। तो अब हमारे पास वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उसके ये देखेगा ये आप ही जी आपने बताया था कि डोर्सल में सिर्फ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे बताया था? जी तो आप अभी क्या बता रही हैं? जी पूछिएगा। इनका आपने पहले बोला ना कि आपने पहले लेक्चर में बताया था कि डीआरजी में सिर्फ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं और वीआरजी में दोनों होते हैं। जी तो आपने अभी क्या बोला, मेरा स्किप हो गया जरा। हाँ ठीक है, मैं रिवाइज कर देती हूँ। मैं ये कह रही थी, मैं असल में एक और बात बताना चाह रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास, आपको याद था यहाँ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन ही सिर्फ इन्वॉल्व थे, और चूंकि आपके नॉर्मली में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस था, उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस नहीं चाहिए था, बस उसके लिए आपको इसको रोकना पड़ रहा था। तो वो न्यूमोटेक्सिक सेंटर काम कर रहा था, वो इसको रोक रहा था, वो यहाँ से स्टिमुलस नहीं आता तो फिर ये चालू नहीं होता, तो फिर एक्सपायरेशन आ जाती थी, ऐसे ही था। तो मतलब एक्सपायरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस जा ही नहीं रहा था, और इंस्पायरेटरी न्यूरॉन, क्योंकि बिकॉज इसको इसलिए इंस्पायरेटरी कह रही है, इंस्पायरेशन को ट्रिगर कर रहे हैं, तो इनके फंक्शन के बिहाफ पे हम इनको कह रहे थे। अच्छा अब मैंने ये लास्ट टाइम ये कहा था कि इन जो आपका वीआरजी है ना, इसमें आपके इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और टर्म नहीं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आपके जो ये वाले डॉर्सल, ये जो डीआरजी है ना, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन आपका ब्रेन में मौजूद होता है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस में। इसको अगर आप शॉर्ट लिख लें, एनटीओएस करके लिख लें, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटैरियस में आपके ये होते हैं, और न्यूक्लियस एम्बिगस में और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस में आपका वीआरजी लोकेटेड होता है, ठीक है? न्यूरॉन दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द फोर्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो वो आपके न्यूक्लियस एम्बिगस में और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस में। ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगस यहाँ होता है, यहाँ आपका न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस होता है। जो न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एम्बिगुअस और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस, ये फोर्स एक्सपायरेशन में होते हैं। जी हाँ, ये बेसिकली जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो वीआरजी मतलब जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ना, वो इन न्यूक्लियस में मौजूद होता है ये पूरा ग्रुप। ये वाले न्यूरॉन्स बेसिकली यहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि इंस्पायरेटरी न्यूरॉन न्यूक्लियस रेक्टस सोलिटैरियस में होते हैं, तो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन और इंस्पायरेटरी दोनों जो वीआरजी से बिलोंग करते हैं वो न्यूक्लियस एम्बिगस और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस में मौजूद होते हैं। ये एनाटॉमिकल लोकेशन मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ इसलिए बताइए, यहाँ नेम मेंशन है न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका रोस्ट्रल पार्ट होता है, एक इसका कॉर्डल पार्ट होता है। एनाटॉमी ये थोड़ी डाइजेस्ट करने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ी जरूरी थी अगर आपको रेगुलेशन कंप्लीट बतानी थी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ दीज थिंग्स, अदरवाइज आई नो हैवी जार्गन है। तो ये हमारे पास रोस्ट्रल है और ये कॉर्डल पोर्शन होता है, ठीक है? और ये हमारे पास दो पोर्शन मैंने आपको बताया इस वाले न्यूक्लियस के, और दिस न्यूक्लियस कंटेन बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स। आई होप यहाँ तक आपने फॉलो कर लिया है। अब जब हमारे पास इंस्पायरेटरी सिग्नल, जी जस्ट सिर्फ एक वो देने की कोशिश कर रही हूँ ओवरव्यू के, आपने बताया कि वेंट्रल में दोनों होते हैं, और जो इंस्पायरेटरी होते हैं वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस में होते हैं। जी और जो एक्सपायरेटरी होते हैं वो, अच्छा अभी चले मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ इसको मोर पर्टिकुलरली। जो आपका एक्सपायरेटरी सिग्नल जनरेट होता है ना फोर्स एक्सपायरेशन के लिए, मैंने आपको बताया था ना, आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको स्टिमुलस चाहिए ना। जी अगर आपने फोर्स ब्रीदिंग करनी है
तो आपका जो ये रेट्रोएम्बिगस का कॉर्डल एरिया ना, अगर मेरा कर्सर मूव करिए, कॉर्डल एरिया यहाँ से न्यूरॉन जाते हैं उसको ट्रिगर करने के लिए। इन न्यूरॉन्स के थ्रू जो न्यूरॉन इस पर्टिकुलर एनाटॉमिकल लोकेशन में मौजूद हैं, यहाँ से मोटर सिग्नल जाएगा उन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, पर्टिकुलरली इस एरिया से जाएगा। अगर मैं और स्पेसिफाई कर दूं, या अगर हम और फोर्स एक्सपायरेशन किए जाएंगे ना कॉर्डल एरिया ऑफ न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस से। जी फोर्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और क्लियर। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अगर फोर्स ब्रीदिंग है, फोर्स ब्रीदिंग में मैंने आपको बताया कि दे आल्सो कंटेन इंस्पायरेटरी न्यूरॉन। तो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स उनके लिए सिग्नल कहाँ से जनरेट होगा? ये रोस्ट्रल पार्ट से और आपकी न्यूक्लियस एम्बिगस से। तो इंस्पायरेटरी सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है, इन न्यूरॉन्स के थ्रू। और ये वाले सिग्नल ना पर्टिकुलरली कहाँ जाएंगे, इसका तो मैंने आपको बता दिया। ये वाले सिग्नल्स पर्टिकुलरली जाएंगे हमारे पास लेरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स में, और बाकी आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल। इसके बिकॉज इंस्पिरेशन भी अब ऐसा ये तो काम कर ही रहे होंगे। हमारा आपका सवाल आई होप यहाँ आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मली काम कर रहे थे, अब इंस्पिरेटरी सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहा था नॉर्मल ब्रीदिंग में। अब आपकी फोर्स ब्रीदिंग है तो आपका इंस्पिरेटरी सिग्नल इन दो एरिया से भी जनरेट होगा, न्यूक्लियस एम्बिगस से भी एंड फ्रॉम द रोस्ट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस। तो इन दोनों पार्ट से भी इंस्पिरेटरी सिग्नल जनरेट होगा। और नॉर्मली आपकी जो ब्रीदिंग थी, अब ये सारे इंस्पिरेटरी सिग्नल पहले हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स को एक्टिवेट कर रहे थे, उनके साथ साथ अब फेरेंजियल मसल्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और लेरेंजियल मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपकी फोर्स ब्रीदिंग होती है। और अब ज्यादा पोटेंशिएटेड स्टिमुलस मिलता है और उसकी वजह से जो आपकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक कॉन्ट्रैक्शन थी डायफ्राम की या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, वो अब मोर पोटेंशिएट हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपके एम्पलीफाइड सिग्नल्स जनरेट होंगे। इंस्पिरेशन पहले हो रही थी लेकिन अब इंस्पिरेशन विल बी एट मोर डेप्थ। आप फॉलो करिए। जी आपने बोला है कि जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस और न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगुअस के रोस्ट्रल पार्ट से पोस्ट इंस्पिरेशन होगी। जी मैं आपको वो क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रही थी कि हमारे पास इतना इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम कहाँ से आ जाता है, और अगर वो इतना आ जाता है तो उसकी वजह से ही बिकॉज आपका प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि अगर आपके थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो प्रेशर -25 पर शिफ्ट हो रहा था। उसके पीछे का न्यूरल मैकेनिज्म मैंने आपको डिसएमिनेट करने की कोशिश की है कि दैट्स एक्चुअली इट इज हैपनिंग। और अगर आपके कॉर्डिल, और बाकी एक और बात मैंने की थी आपके, मैंने अभी आपको रेक्टस एब्डोमिनस और कुछ एब्डोमिनल मसल्स दिखाए हैं जो कि आपकी फोर्स ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, और उनके लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो ये रोस्ट्रल पार्ट है न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस का, ये सिग्नल जनरेट करता है और एक्चुअली ये इनरवेट कर रहा था आपके जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। इसके साथ साथ आपको जो एब्डोमिनल मसल्स को सिग्नल जाता है वो भी इसी पार्ट के थ्रू जाता है, तो अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन से फॉलो करिएगा, आपके वो कंप्रेशन, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, डायफ्राम आपका मोर डाउनवर्ड जाएगा और आपके एब्डोमिनल एरिया में मोर प्रेशर जनरेट हुआ होगा। अब यहाँ प्रेशर जनरेट होने से एक तो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज्यादा था, अब आपका यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है, अब आपका इनसाइड बॉडी ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। तो अब यहाँ जब नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा, नीचे प्रेशर जनरेट करेगा क्योंकि आपके मसल्स डाउन मूव कर रहे हैं, आपका डायफ्राम डाउन जा रहा है, आपके एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन योर एब्डोमिनल एरिया, और डायफ्राम आपके डाउन मूव कर रहा है। अगर एब्डोमिनल एरिया में इतना प्रेशर बढ़ा है वहां, बिकॉज वॉल्यूम वहां कम हो रहा है, तो आपका थोरेसिक एरिया में उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, उतनी, और प्रेशर उतना ही कम हो जाता है। मतलब आप एंटागोनिस्टिक सिचुएशन है, एक जगह पे आपके एब्डोमिनल एरिया में बहुत प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका थोरेसिक एरिया में प्रेशर बहुत ही कम जा रहा है। अब ये मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ग्रेडियंट इतना हमारे पास डेवलप हो जाता है। और इसकी एक और मजे की बात ये है कि जब ग्रेडियंट इतना डेवलप हो जाता है ना, तो आपकी इंफीरियर वेना क्या भी कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस हो जाती है, ऊपर आपका प्रेशर कम है, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती, आई होप मैं आपको किसी ना किसी तरह से इंफीरियर, आप ही बस लास्ट टाइम थोड़ा सा इंटरप्ट करने देंगे। जी 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 आप ही, मेरा ना स्किप हो गया था एक्चुअली, कॉल है ये बीच में तो स्किप हुआ है। आपने मुझे यहाँ तक बताया था कि एब्डोमिनल मसल्स को भी जो है ना वो रोस्ट्रल पार्ट से और एम्बिगुअस से जो है ना सिग्नल जाता है, इधर तक मेरा क्लियर है। आगे आपने ग्रेडियंट की बात की अभी,
जी वो ग्रेडियंट का अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही क्योंकि बिकॉज वो अगर आप कोई 3D पिक्चर में देखें तो उसमें ज़्यादा विजुअलाइज होता है। मैं जी एक्चुअली ये जी बताना ये सारी थी और इसमें एक एडिशनल बात मुझे याद आ गई थी और वेयर शुड आई स्टे, आई गेस इट वुड बी बेटर टू स्टे हियर। या मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आपके एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और आपके थोरेसिक में प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इसकी वजह से अब मैं सिर्फ ये बता रही थी आपकी जो इंफीरियर वेना केवा है एक्चुअली वो भी कंप्रेस हो जाती है। और आपकी यहाँ पे अब देखिए आपके बॉडी में अंदर ही 2 डिफरेंट कैविटीज हैं, यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ है। अगर आप खुद से रियलाइज करें चलें एटमॉस्फेयर के साथ तो ग्रेडियंट ऑलरेडी था ही, लेकिन अब आपकी जी बॉडी ने खुद भी ग्रेडियंट अंदर डेवलप किया। नॉर्मली ये ग्रेडियंट नहीं होता, नॉर्मली आपका डायफ्राम बिल्कुल नॉर्मल है और आपके थोरेसिक कैविटी का और एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर को खासा डिफर नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहां मैक्सिमम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं और वो भी एब्डोमिनल एरिया की साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज यहाँ वॉल्यूम कम हो जाता है इनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करते हैं सबके सब। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रही थी कि आपका जो ये रेस्पिरेटरी पंप है ना, ये वीनस रिटर्न प्रोवाइड करता है। अब चूंकि ऊपर प्रेशर बहुत कम हो गया है, चीजें अपने हर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करती हैं, तो जो ब्लड आपके नीचे मौजूद था, बिकॉज एक एडिशनल बात है इंफीरियर वेना केवा अगर आपकी एब्डोमिनल एरिया से आ रही थी तो यहाँ पे जो ब्लड मौजूद है उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। ऊपर प्रेशर बहुत कम है तो वो ज्यादा प्रेशर से अपवर्ड मूव करेगा। इसका एक एडिशनल बात ये होती है आपका वीनस रिटर्न मैक्सिमम बढ़ जाता है। जब आपका वीनस रिटर्न बढ़, इसको हम रेस्पिरेटरी पंप भी बोलते हैं कि आपकी जो नॉर्मल या आप इसको करके देखिएगा, इसको इन डिटेल मुझे डिस्कस नहीं करने से, बट दैट इज एक्चुअली द रेस्पिरेटरी पंप। तो उसमें आपका इंडस्ट्रियल वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो आपको फ्रैंक स्टार्कलिन लॉ याद होगा, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, फिर आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो दीज थिंग्स आर दीज। इसमें मजे की बात ये नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपका ब्रीदिंग बड़ी भी होती है ना तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ होता है। तो एक रेस्पिरेशन रेट में और हार्ट रेट में इंटीग्रेटेड एसोसिएटेड रिलेशनशिप मौजूद है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक फॉलो किया है तो मैं वो रिलेशन थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, ज्यादा नहीं, बिकॉज हमने बात को कंटिन्यू किया ही है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक फॉलो कर लिया है कि राइट साइड से हमारे पास वेनस रिटर्न बढ़ गया है, एम आई क्लियर अंटिल नाउ? मुझे सिर्फ राइट साइड से जी 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 और आप इसको थोड़ा सा ये रिवाइज कर दें, रेस्पिरेटरी पंप वाला इतना इतना क्लियर नहीं हुआ ये वाली बात, रेस्पिरेटरी पंप वाली कि जो इंफीरियर वेना केवा है वो किस तरह से कंप्रेस होती है। जी अच्छा, उससे पहले भी मेरा क्वेश्चन है, जो आपने विद इन द बॉडी ग्रेडियंट कहा है वो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी में क्रिएट हुआ है ना, जो ग्रेडियंट है विद इन द बॉडी? मैं उसको एज ए ग्रेडियंट मैनिपुलेट कर रही थी, अपने लिए उसको इंटरप्रेट कर रही थी इस तरह से कि और इसी वजह से कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा होती है। या बिकॉज आपके जो एब्डोमिनल एरिया में देखें ना, आपके यहाँ पे सारा सारा ब्लड कलेक्ट हो रहा है और आपकी जो बड़ी वाली वेन्स है वो वेना केवास है। सुपीरियर वाली है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट से कलेक्ट कर लेती है। और मैं सिर्फ ये बता रही थी कि इन एरिया से आपकी वेन्स ऊपर मूव कर रही होती हैं। हाँ ऑब्वियसली वेन्यूल्स होती हैं और फिर वेन्स होती हैं, फिर मिलके वेना केवास बनती हैं। तो यहाँ से ना वेना केवा भी ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है, यहाँ पे कहीं जाके आपका हार्ट होता है। आई होप ये मेरे पास कहीं हार्ट हो, यहाँ पे है। हमारे नेक्स्ट टाइम हम लाइव लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पर, तो ज्यादा आसान होगा। और अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं क्लियर हुई तो इसको पोस्टपोन कर लीजिएगा प्लीज। ये हमारा हार्ट है, लेकिन वैसे क्लियर है काफी हद तक। जी ठीक है महविश, आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन। यहाँ से हमारे पास ये देखिएगा, ये सुपीरियर तो आपको नजर आ रही है, ये ना नीचे से वेना केवा इंफीरियर वैल्यू भी आ रही होती है हमारे एब्डोमिनल एरिया से। तो वो मैं ये कह रही थी कि हमारे पास चूंकि मैं वो एब्डोमिनल एरिया से आ रही है, तो वो एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो वो ना वहाँ के जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स वहां से कलेक्ट करके ब्लड ला रही होती है ना टुवर्ड्स राइट एट्रियम। जी 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 तो मैं वो कह रही थी अब ना वेना केवा जो है ना वो थोरेसिक एरिया में भी आएगी। आई हैव नो थोरेसिक एरिया है, लेकिन आप खुद से कंसीडर कर लें ये थोरेसिक एरिया है, जो मैंने पहले दिखाया वो एब्डोमिनल एरिया। ठीक है फिश ऊपर तो राइट से उसके नीचे एब्डोमिनल। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर इमेजिन कर लें। और अब वो आपके एब्डोमिनल एरिया में भी तो वेना केवा और यहाँ पे भी वेना केवा है। अगर मैं सपोज करूँ, मैं रेस्पिरेटरी पंप मैंने नाम लिया था तो बस मैं अब रेस्पिरेटरी पंप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाई आई यूज्ड दैट टर्म। तो उसमें हमारे पास जो अब आपके एब्डोमिनल एरिया में वेना केवा है उसमें तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी ना एक्चुअली,
और यहाँ पे प्रेशर चूंकि देखिए यहाँ प्रेशर कम नेगेटिव हो गया है, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब यहाँ जो वेना केवास है यहाँ ये एटिया थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि आपका ये वाला हार्ट भी थोरेसिक एरिया में मौजूद है ना, हो गया ना ऐसा? इन सब पे प्रेशर कम होगा ना क्योंकि आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हुआ ना, तो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये सब खैर इतना प्रेशर तो कम नहीं होता लेकिन इतना जरूर कम हो जाता है कि ये एक रिलैक्सिंग फेज में आ जाते हैं और एक अच्छा ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, मतलब प्रेशर इतना डिक्लाइन चला जाता है कि नीचे से ब्लड जो है ना वो ऊपर पंप होना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखिए ना यहाँ प्रेशर बहुत कम हुआ है, वहां बहुत ज्यादा है, तो वो एक रैपिड स्पीड से मूव करेगा अपवर्ड, ठीक है, इसलिए वीनस रिटर्न बढ़ गया था। वो वीनस रिटर्न वो टुवर्ड्स राइट साइड पे आ रहा है ना ब्लड, तो हमारा वो एंड डायस्टोलिक जी वो वीनस रिटर्न बढ़ गया, फिर वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यहाँ वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। या सो इट लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ पंप, वो पंप जो प्रोवाइड किया है वो एक रेस्पिरेशन के जो मसल्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व थे उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो हम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम इसको रेस्पिरेटरी पंप बोल देते हैं। ठीक है, पंप इज सॉर्ट ऑफ लाइक आपका ये कार्डिक आउटपुट है, यहाँ से ब्लड पंप होता है और पंपिंग ऑर्गन हमारा बेसिकली हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन तो दूसरा कोई नहीं है, लेकिन बिकॉज रेस्पिरेशन ही काम कर रही है तो सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी पंप, इसकी जो लिंग्विस्टिक है वो आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छा, तो ये मैं आपसे कह रही थी और इसको बस मैं यहीं पे समअप करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप लोग आई गेस इसको नेक्स्ट टाइम पे कर ले जब मैं पल्मोनरी कैपिलरीज का लेके आऊंगी यहाँ पे पिक्चर, बिकॉज अभी हमारे पास एओर्टिक आरसी है सिर्फ, लेकिन इतना ये जरूर मैं याद रखिएगा और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आपके एक्सपायरेशन में और आपका जो कार्डिक आउटपुट है ब्लड प्रेशर आई गेस डिक्लाइन जाता है, एक्सपायरेशन में आपका डिक्लाइन जाता या नहीं, एक्सपायरेशन में आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, तो रिफ्लेक्स डिक्रीज इन हार्ट रेट होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अभी आप लोग कितना डाइजेस्ट करें, नेक्स्ट टाइम इसको हम करेंगे फॉलो करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि इंस्पायरेशन में एक्चुअली हार्ट रेट बढ़ता है या एक्सपायरेशन में बढ़ता है और उसका बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पांस क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। सो अभी तक आई होप आई एम क्लियर। ऑल क्लियर, बस एक्सपायरेशन में कार्डियक आउटपुट कम होता है ज्यादा होता है या आप बाद में बताएंगी? जी मैं ये आपको बाद में बताऊंगी और अभी के लिए मैं अगर आपको बता दूं तो उसमें हमारे पास जो है ना पेरिफेरल कैपिलरीज हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं मैं क्विकली बता देती हूँ अगर आप डाइजेस्ट कर लें। पल्मोनरी कैपिलरीज कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने की वजह से वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जब वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो आप पल्मोनरी वेन्स को इमेजिन करिएगा, पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में फिर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ब्लड वेलोसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा वेलोसिटी ऑफ ब्लड आ रही है तो हम इसे सपोज कर रहे होते हैं कि आपका कार्डिक आउटपुट अब बढ़ जाएगा, जब आपका कार्डिक आउटपुट यहाँ बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है तो रिफ्लेक्स डिक्रीज इन हार्ट रेट हो जाता है, सो सॉर्ट ऑफ कि आपका एक्सपायरेशन में जो है ना वो कार्डिक आउटपुट बढ़ता है नॉर्मल एक्सपायरेशन में। आप ये नेक्स्ट टाइम बताइएगा, मेरा क्लियर नहीं है। जी ठीक है, वो बस मैंने इसमें क्वेश्चन को आंसर किया था, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये वो कंप्रेशन, अच्छा ये आप लोगों ने याद रखना है, ये सारी मैकेनिक्स है जो भी मैंने आपको बताई थी, ये भी सारा जो गेम हो रहा है ना कि एक्सपायरेशन में आपका बढ़ रहा है और इंस्पायरेशन में कम होता है आपका कार्डिक आउटपुट, तो ये सारी गेम भी सिर्फ इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड है, यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम में ही फ्लक्चुएशन आती है, उसकी वजह से ही आपका रेस्पिरेटरी पंप जनरेट होता है, उसकी वजह से ही आपका राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है दोनों में ऑपोजिट सिचुएशंस अपीयर होती हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ changes in volume and pressure। ठीक है, तो ये हमारी क्विकली जो मैंने बात करने की कोशिश की है। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आई गेस वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ, सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसको हम नेक्स्ट वाली कॉल में कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वाली कॉल में हम लोग फिर इसका दूसरा चूंकि रेस्पिरेशन जो है उसकी न्यूरल रेगुलेशन भी और केमिकल रेगुलेशन भी है, आगे हम केमिकल रेगुलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर डन विद द न्यूरल मैकेनिज्म्स। आप ही काफी हद तक क्लियर है, बस ये वाली चीज जो आपने पल्मोनरी कैपिलरी वाली बताई है ये नेक्स्ट में बता दीजिएगा। जी इसको आप बेशक परे रख देंगे, ये एक एडिशनल है, ठीक है, इसका रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ओके ठीक हो गया। चलिए जी आप भी क्लियर है सारा। जी, थैंक यू।